morning dear students, welcome to the YouTube classes of the Proton Academy. मैं फैकल्टी ऑफ द केमिस्ट्री मीनाक्षी शर्मा, प्रोटॉन इंस्टीट्यूट चोमू। बेटा आज से हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो हम नीट स्टूडेंट्स के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी क्लास होगी एज अ डेमो क्लास होगी फॉर द नीट स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स के लिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इट इज़ अ डेमो क्लासेस फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स फॉर 2020 एंड 21। तो बेटा आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। यानी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं और उस पीरियोडिक टेबल में हम ये देखेंगे कि कैसे हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है और एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, किस टाइप से उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। तो आज जो टॉपिक है वो यही है, पीरियोडिक टेबल हमको डिस्कस करनी है। ठीक है बेटा, तो देखो पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले आपको पता है पीरियोडिक टेबल एकदम से जो आज आपके पास में है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो एकदम से तो आपके पास में आ नहीं गई थी। आपको क्या था, सबसे पहले हमें हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। यानी वी विल स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम किसकी स्टडी करेंगे? पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री की। तो देखो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपके मन में हो रहा होगा कि ये पीरियोडिक टेबल है क्या। बेटा पीरियोडिक टेबल क्या है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको। पीरियोडिक टेबल इज द टेबल विच क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स इन सच अ मैनर that similar properties of the elements are grouped together and these similar properties of the elements are grouped इन सेपरेट ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम है उन्हें तो हमने एक ही ग्रुप में रखा है और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है उन्हें हमने डिफरेंट ग्रुप्स में क्या किया है, अरेंज किया है। इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को बेटा क्या किया है, क्लासीफाई किया है। तो आज जो हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं उस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डेवलप होने के लिए पहले कितनी हिस्ट्री के अंदर और कौन कौन से साइंटिस्ट ने आके हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन किया। यानी पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बेटा सबसे पहले देखो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके हमें कुछ डाटा है वो डाटा याद रखने पड़ेंगे। ये डाटा ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव करते हैं। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको केवल और केवल इनके कॉन्सेप्ट तो समझने ही है और इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं वो भी हमें याद रखनी है। इसी से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शार्प होगी। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि किस साइंटिस्ट ने आके हमें पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में बताया। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट था, दैट इज लेवोशियर। लेवोशियर पीरियोडिक टेबल, बेटा लेवोशियर ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू हिम, इसके अकॉर्डिंग क्या बात बोली है कि इसने ऑल एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। लेवोशियर के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड in metals and non-metals। एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी इसने उस टाइम जितने एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या किया था बेटा, क्लासिफाई किया था। अब बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। वैसे तो आपने 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, बट जो हम सिंपली बोलते हैं बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द मेटल्स। मेटल्स आर दो सब्सटेंसेज विच लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। यानी मेटल्स होती हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे उन्हें हम मेटल्स बोलेंगे। लाइक बेटा सोडियम देखो आप, ये जो सोडियम है ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे अपन सोडियम ले, सोडियम गैसियस कैटायन के फॉर्म में और ये Na+ और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया। यानी ये मेटल की जैसा बिहेव कर रही है।
और भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। हार्ड होती है मेटल बट नेचर में ब्रिटल नहीं होती है वो, बिकॉज वहाँ पे रिपल्सन नहीं होते मेटल मेटल के एटम के बीच में, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, हार्ड होती है मेटल्स, ठीक है। और जब आप किसी हैमर से इनके ऊपर हैमर से अगर हम उसको तोड़ते हैं तो फिर इसमें स्नोरस साउंड यानी साउंड जनरेट होता है, ठीक है, जिसे स्नोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एक तो इनकी मेन तो आप उनको तो छोड़ें क्योंकि वो सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, हमें तो इतना सा पता होना चाहिए जिनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है उन्हें हम मेटल्स बोलेंगे। और नॉन मेटल्स किसे बोलेंगे, जिनमें टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी उन्हें हम नॉन मेटल्स बोलेंगे। लाइक F, और इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट कन्वर्ट्स इनटू F माइनस, सो इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ये किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नॉन मेटल। तो बेटा जो लेवोशियर, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, इन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया और हमको बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स वर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दो में हमने क्लासीफाई किया है, एक मेटल और एक नॉन मेटल्स में। मेटल्स में किन एलिमेंट्स को रखा गया जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, और नॉन मेटल्स में उन एलिमेंट्स को रखा गया बेटा जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेवोशियर। फिर बेटा लेवोशियर की जो कॉन्सेप्ट आई उसकी कुछ लिमिटेशंस भी आई, क्योंकि आपको पता है जब नया साइंटिस्ट, न्यू साइंटिस्ट जब आएगा तो उसका मतलब पहले वाले साइंटिस्ट के कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, उस ड्रॉबैक्स के बाद में ही तो न्यू साइंटिस्ट आके हमें उसकी जितने भी ड्रॉबैक्स उनको हटाने का काम करेगा। तो बेटा लेवोशियर के कुछ लिमिटेशंस रहे। लेवोशियर जो मेथड था, लेवोशियर का जो कॉन्सेप्ट था उसके कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस को ही हम ड्रॉबैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या लिमिटेशंस था, देखो उस टाइम जितने एलिमेंट्स थे उनको तो उन्होंने क्लासीफाई कर दिया मेटल्स और नॉन मेटल में, पर जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई होगी एलिमेंट्स की, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इंक्रीज होता गया तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट या इट इज़ अ डिफिकल्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मीनिंग क्या है कि जब एलिमेंट्स और डिस्कवर होते गए, जब ये तो लेवोशियर तो चला गया पर एलिमेंट्स की डिस्कवरी तो चल ही रही थी, तो जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो उन एलिमेंट्स को हम मेटल्स और नॉन मेटल के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं कर पाए। तो पहला तो यही इसका मेन लिमिटेशन है। क्या है इसका पहला लिमिटेशन, क्या कि एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए दिस क्लासिफिकेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ये क्लासिफिकेशन क्या हो गया बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। पहला लिमिटेशन समझ में आ गया, मैंने बोल दिया पहला लिमिटेशन क्या है, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए दिस क्लासिफिकेशन become डिफ़िकल्ट। ये क्लासिफिकेशन कैसा हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। इसके बेसिस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए। दूसरा बेटा इसका दूसरा जो ड्रॉबैक आया वो क्या आया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स तो बता दिए, बट देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिन्हें हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो मेटेलॉइड्स जैसे क्लासिफिकेशन की बात तो लेवोशियर ने की ही नहीं, तो मेटेलॉइड्स का क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे नहीं हो पाया। तो सेकंड जो ड्रॉबैक था वो ये क्या था, लेवोशियर कुड नॉट क्लासीफाई द मेटेलॉइड्स। ये मेटेलॉइड्स को क्लासीफाई नहीं कर सका, समझ में आ गया, इट कुड नॉट क्लासीफाई द मेटेलॉइड्स। व्हाट इज द मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स आर द सब्सटेंसेस विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, मेटेलॉइड्स। तो सेकंड क्लासिफिकेशन है मेटेलॉइड्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इन लेवोशियर पीरियोडिक टेबल। लेवोशियर की पीरियोडिक टेबल में हम मेटेलॉइड्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो मेटेलॉइड्स कुड नॉट बी क्लासीफाइड इन लेवोशियर पीरियोडिक टेबल। लेवोशियर पीरियोडिक टेबल में मेटेलॉइड्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते।
समझ में आ गया? मेटलॉइड्स क्या हैं? जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर शो करने की टेंडेंसी होती है। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक है, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है कि इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल का आना कंपलसरी है, क्योंकि हर जगह जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उन सब में पीरियोडिक टेबल ही हमारे काम की है। और मैं आपको एक बात और अच्छे से बता दूँ, पीरियोडिक टेबल में ही हम मैक्सिमम ग्रुप भी पढ़ लेते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ, कुछ एक रिएक्शंस रहती है जिनको हम अलग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक को सही रखने के लिए, अपने इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये था लेवोशियर का कॉन्सेप्ट। अब लेवोशियर तो चले गए, अब उनकी जो दो लिमिटेशंस हमारे पास सामने आई कि जैसे जैसे एलिमेंट्स इंक्रीज हुए तो उन्हें हम डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए क्लासिफिकेशन, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और सेकंड क्या हुआ कि मेटलॉइड्स को हम इसमें क्लासीफाई नहीं कर पाए। अब बेटा उसके बाद में लेवोशियर के बाद में जो न्यू साइंटिस्ट आए दैट इज प्रोस्ट कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था, प्रोस्ट के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल एलिमेंट्स वर मेड अप ऑफ या मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन। इन्होंने बोला कि सारे एलिमेंट्स ही हाइड्रोजन के बने हुए हैं। ऑल एलिमेंट्स वर मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन, सारे एलिमेंट्स किसके बने हुए हैं, हाइड्रोजन से फॉर्म है। किसके अकॉर्डिंग, प्रोस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और उन्होंने बोला कि इनके जो एटॉमिक वेट आएंगे, जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट आएगा वो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, प्रोस्ट ने क्या बोला कि जो एटॉमिक वेट है किसी भी एलिमेंट का, जो एटॉमिक वेट है वो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल से मतलब है इस n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे आएगी। समझ में आ गया? जैसे अपन ने माना सोडियम है तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट आ रहा है ना 23, इस 23 का मीनिंग ये है कि जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन के 23 न्यूक्लियस जब कंबाइन होंगे ना तब जाके एक सोडियम एलिमेंट या एक सोडियम एटम का क्या, सोडियम एलिमेंट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही अपन किसी की भी बात कर लें, जैसे कैल्शियम है तो उसके लिए 40 AMU आता है। तो इसके हिसाब से तो ये बन रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स आपने डिस्कवर किए हैं उन सब एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट होंगे वो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट के क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। ठीक है भैया, इसकी बात मान ली। लेकिन हमारे पास जैसे क्लोरीन है, उस क्लोरीन का एटॉमिक जो वेट है वो 35.5 आता है। स्ट्रॉन्शियम है जिसका 87.5। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट हमारे पास होल नंबर में ना होके किस नंबर में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, तो फिर इनके एटॉमिक वेट को हम क्या बोलेंगे कि 35.5 यानी 35.5 हो गए। एक तरीके से रफ लैंग्वेज में बोले 35.5 इतने। तो हाइड्रोजन तो वैसे एटम तो वैसे भी इनडिविजिबल है, तो आधा एटम थोड़ी ना ले सकते हैं हम इसमें। तो फिर क्लोरीन के, स्ट्रॉन्शियम के, इनकी एटॉमिक वेट जब पॉइंट्स में आए तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया प्रोस्ट का। समझ में आ गया? तो प्रोस्ट का कॉन्सेप्ट फेल होने का रीजन क्या था कि देयर वर सम एलिमेंट्स विच हैज़ द मॉलिकुलर एटॉमिक वेट इन अ फ्रैक्शन, कि उनके मॉलिकुलर वेट किस में थे, फ्रैक्शन में थे। और पॉइंट्स में मॉलिकुलर वेट होने की वजह से उनका जो जिनका इनका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक जो वेट है वो पॉइंट्स में आने की वजह से हम उसको हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट के इंटीग्रल मल्टीपल नहीं मान सकते। देखो बात समझ में आ गई। 35.5 का मतलब है कि n की वैल्यू क्या 35.5 आधा हाइड्रोजन थोड़ी ना हो सकता है। समझ में आ गया? इसलिए प्रोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो प्रोस्ट के कॉन्सेप्ट की जो लिमिटेशन थी वो मेन लिमिटेशन यही थी कि सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नहीं बने हुए हो सकते, पहला तो। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, को सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नहीं बने हुए हो सकते। ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन। सेकंड क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक वेट आ रहे हैं वो पॉइंट्स में आ रहे हैं, और पॉइंट्स में आने का मतलब है कि वो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट के मल्टीपल नहीं हो सकते। ठीक है, तो प्रोस्ट भी चला गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए होंगे आपको।
बेटा जो थर्ड नंबर पे आए वो कौन थे? डॉबर्नियर। डॉबर्नियर का ट्रायड रूल था। ट्रायड रूल का मतलब क्या है? देखो, डॉबर्नियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि थ्री एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया इन्होंने? थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप फॉर्म किए। जैसे सपोज करो ये 3 एलिमेंट्स हैं, ए, बी और सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं और इनको ग्रुप किया। और इनकी ग्रुपिंग करने के बाद उसने बोला कि जो ये मिडिल वाला, ये जो बीच वाला, ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है, इस मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट, यानी कि एटॉमिक वेट ऑफ सी, कि जो सी का एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल होगा। यानी एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ बी अपॉन 2, ठीक है। यानी कि मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल होगा। समझ में आया? डॉबर्नियर ट्रायड रूल क्या है बेटा? इसने थ्री एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की थी, ठीक है। ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, ठीक है। he made a group of 3 elements in which the atomic weight of middle element is the average atomic weight of first and third element। क्लियर हुआ कि मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक जो वेट है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ठीक है। ठीक, डॉबर्नियर की बात समझ में आई कि इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट है ना उसका एटॉमिक वेट पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल आएगा। मान ली, फिर इससे ग्रुप बनाए, इससे ग्रुप बना के दिखाया हमें। जैसे बनाया ली ना के, जैसे 3 ग्रुप बना ली, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब लिथियम जो है सॉरी, इसका कितना होता है? एटॉमिक वेट 7 होता है। इसका कितना होता है? 39 होता है। तो इसका जो सोडियम का आएगा वो कितना आएगा? सोडियम का एटॉमिक वेट कितना आएगा? तो बताओ, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा आप? 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 39 और 7 का कितना हो गया बेटा? 46 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 23, यानी इसका एटॉमिक वेट कितना आएगा? 23 AMU आएगा, ठीक है। ऐसे इसने फिर ग्रुप बनाया Cl, Br और I, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, तो उसको हटा देते हैं। देखो बेटा, Cl, Br और I। अब क्लोरीन का तो कितना लेते हैं हम? 35.5। I का कितना लेते हैं? 127। तो फिर Br का एटॉमिक वेट क्या आएगा बताओ? एटॉमिक वेट ऑफ Br 35.5 + 127 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बताओ? 0.5। तो ऐसे कैसे आ गया? 35 और 127 को ऐड कर दीजिए, कर देंगे ऐड। कितना होगा? 7 और 5 कितना हो गया? 12 हो गया। उसके बाद में 3, 2, 5 और 1 कितना हुआ? 6, 1, 162 हो गया। अरे 162 हो गया। 162 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 2 8 = 16, 2 1 = 2 और ये 2 2 इतना लगभग 81 मान लेते हैं। वैसे तो Br का हम 80 लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ये मतलब अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, इक्वल या फिर अप्रॉक्सीमेट इक्वल भी कह सकते हैं। इतना इसका एटॉमिक वेट निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसे और कौन से ग्रुप बनाए उसने? जैसे हम दो तो हमने पढ़ ही ली, समझ में आ गया। ऐसे उसने बनाया कार, स्कूटर और भाप, अपने हाथ करते हैं ना उसको। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। कैल्शियम का बेटा 40 होता है, बेरियम का कितना होता है? 137। तो स्ट्रॉन्शियम का कितना होगा? 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2। अब तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये इसने क्या किए थे? ग्रुप्स फॉर्म किए थे 3 एलिमेंट्स के। कितने एलिमेंट्स के? 3 एलिमेंट्स के इसने ग्रुप बनाए। और फिर क्या बोला कि जो मिड वाला एटम है उसका एटॉमिक जो वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ द मिड एलिमेंट इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हमने को याद रखने इसमें? जैसे कई बार हमसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
ट्रायड इन डॉबेनियर ट्रायड कि डॉबेनियर ट्रायड में कौन सा ट्रायड इन्वॉल्व है। तो देखो एक तो मैंने बताया ये लीना वाला, एक मैंने आपको बताया CLBRI, ठीक है, एक आप कार स्कूटर वाला, ठीक है, एक ये वाला ओल्ड स्टाइल से T, और एक अपने HFCL ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला, तो ये सारे क्या हैं, डॉबेनियर ट्रायड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये डॉबेनियर के ट्रायड हैं। अब ये फिर डॉबेनियर ट्रायड क्यों फेल हो गया भैया, उस टाइम जितने एलिमेंट्स थे उसमें सारे एलिमेंट्स तो चलो उसने ग्रुप कर दिए, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो सबका ट्रायड फॉर्म करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। वही चीज़ है कि कुछ की तो ग्रुपिंग होगी और कुछ की ग्रुपिंग हो ही नहीं पाई, या फिर जिनके ग्रुप बनाए उनके एटॉमिक जो वेट थे वो मिड वाले एटॉमिक वेट के जो एटॉमिक वेट था मिड वाले का वो एवरेज के इक्वल नहीं आ रहा था। इसका मतलब डॉबेनियर ट्रायड ने कुछ ही ग्रुप बना पाया, उसके बाद ये भी चला गया, फेल हो गया इसका कॉन्सेप्ट भी। तो हमने जो तीन पढ़े वो देखो तीनों बहुत इजीली याद रखें। पहला कौन था, लेवोशियर। लेवोशियर ने मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे क्लासिफाई किया। फेल क्यों हो गया, क्योंकि मेटलॉइड्स को रखने की जगह नहीं बताई। फिर कौन आ गया उसके बाद में, प्रॉस्ट आ गया। प्रॉस्ट ने क्या बोला कि सारे एलिमेंट्स ही हाइड्रोजन से बने हुए हैं और उनके एटॉमिक जो वेट हैं वो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। फिर क्यों फेल हो गया भैया, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बने हुए हो सकते। कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक वेट किस में आते हैं, पॉइंट्स में आते हैं। और पॉइंट्स में आने का मतलब है कि वो पूरा मल्टीपल नहीं हो पा रहा हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का, ठीक है। फिर प्रॉस्ट भी चले गए। उसके बाद कौन आया बेटा, डॉबेनियर साहब आए, और डॉबेनियर साहब ने आके तीन एलिमेंट्स के ग्रुप फॉर्म कर दिए और बोला कि पहले और थर्ड एलिमेंट के, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज मिडिल वाले एटम के एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। उसने भी कुछ ट्रायड्स तो फॉर्म किए, बाद में इसका ट्रायड बनना भी डिफिकल्ट हो गया। फिर डॉबेनियर भी चले गए, ठीक है। फिर डॉबेनियर के बाद में कौन आया, फिर बेटा डॉबेनियर के बाद में आए न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड का क्या है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स ने एक रूल बनाया जिसको ऑक्टेव रूल बोला, जो कि ये म्यूजिकल वॉवल्स में नोटेशन होते हैं ना, सारे ग म प ध नि सा। इसने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक उसी तरीके से जैसा कि कैसे, जैसा म्यूजिकल वॉवल्स के नोटेशन में फर्स्ट जो वॉवल है वो एट्थ वॉवल को क्या करता है, सेम आता है। ऐसे ही क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में भी फर्स्ट एलिमेंट एट्थ एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़ को रिजेंबल करता है। क्या था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, अकॉर्डिंग टू हिम every first and eighth element of the periodic table has same properties, ठीक है। क्या है, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट ऑफ द periodic table have the same properties as like musical vowel notation। जैसा म्यूजिकल वॉवल के नोटेशन में पहला और एट्थ एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखता है, सिमिलरली पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा होता है। जैसे अपन लिखते हैं ना, सा रे ग म प ध नी और ये सा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो पहला और एट्थ, तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आ गई कि नहीं आ गई। तो एवरी फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट्स आर रिजेंबल इन सेम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सारे के फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट जो है वो सेम प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल रहते हैं। एवरी एट्थ एलिमेंट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। देखो अब देखो इसका हम क्लासिफिकेशन अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और उस टाइम बेटा नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड, नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम व्हेन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल वाज गिवन। जब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल दिया गया था उस टाइम पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज नहीं थी, नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड। उस टाइम नोबल गैसेज डिस्कवर्ड ही नहीं हुई थी, तो मैंने एफ पे ख़त्म कर दिया। फिर लिथियम के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, सोडियम। सोडियम बेटा मांगे, बैंगन, आलू, काशी, ओल्ड स्टाइल, फिर कल, फिर आ जाओ लीना के बेटा मांगे कार। अब उसके बाद में क्या हुआ, देखो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है और ये वाला आपका सेवन्थ और ये वापस से एट्थ आ गया। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पे जो आएगा बैंगन
आलू, गाजर, यहाँ पे ये जो गैप है, यहाँ पे 10 एलिमेंट्स एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं अब जो नई पीरियोडिक टेबल आई, क्योंकि इसमें आपको पता है ना क्या डिस्कवर हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए थे, डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, जिंक के बाद में आता है गैलियम स्कैंडियम से लेके जिंक, तो यानी कि ये गैप अब 8 ना रहकर 10 एलिमेंट और बढ़ने की वजह से 18 हो गया, तो फिर 18 नंबर पे थोड़ी ना प्रॉपर्टी रिपीट हो रही, 8वें पे रिपीट होनी चाहिए थी, तो दिस रूल इज वैलिड अप टू कैल्शियम, ये जो रूल था वो वैलिड रहा अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक तो वैलिड रहा और आफ्टर दैट दिस रूल वॉज फेल्ड, ये रूल भी क्या हो गया, फेल्ड हो गया। समझ में आ गया क्यों फेल्ड हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आफ्टर द कैल्शियम एंड द गैप बिटवीन फर्स्ट and the gap is 18th instead of 8 के प्लेस पे गैप कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है, एंड द गैप इज 18 इंस्टेड ऑफ 8 के प्लेस पे जो गैप था वो कितना हो चुका था, 18 हो गया था। इट इज़ द 2 मेन ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ठीक है। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की अगर आपको डिफिनीशन चाहिए तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम एवरी एट्थ एलिमेंट्स ऐसा बोलते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, एवरी एट्थ एलिमेंट इज रिजेंबल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिजेंबल रखता है। और फिर इसके ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो ड्रॉबैक्स में हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वैलिड अप टू द कैल्शियम, या कैल्शियम तक ही वैलिड था, ठीक है। और क्यों था कैल्शियम तक वैलिड, बिकॉज उसके बाद में जो गैप था वो 8 के प्लेस पे कितना हो गया था, 18 हो गया था, दैट्स वाई इट वॉज फेल्ड। और सेकंड क्या था कि ड्यू दैट टाइम, उस टाइम की बात करें तो उस टाइम नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, बट आफ्टर द सर्टेन टाइम पीरियड नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड एंड राम से जो साइंटिस्ट था ना, राम से, उसने पीरियोडिक टेबल के अंदर किसको इंट्रोड्यूस करवा दिया था, इन्वॉल्व करवा दिया था, किसको इंट्रोड्यूस करवा दिया था, नोबल गैसेस को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। और नोबल गैस आने के बाद में वो जो था वो एलिमेंट 8वें नंबर का बन जाएगा, अगर यहाँ नियॉन आ गया तो 8वें के बाद ये 9वें नंबर की प्रॉपर्टी होगी, सॉरी 9वें नंबर का एलिमेंट हो गई, और 9th एलिमेंट फर्स्ट से थोड़ी रिजेंबल करेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ठीक है। तो ये था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी है, बहुत ही इजीली आप याद रख सकते हैं किसने क्या कहा था। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following does not involve in Newland's octave rule, which of the following involve कर लो इसको ऐसे करो, which of the following involve in Newland's octave rule, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे को सेट दिया हुआ है और ऐसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन अ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में कौन सा इन्वॉल्व है। तो बताओ अपन ने क्या पढ़ा था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो रूल है बेटा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो रूल है इट इज़ वैलिड अप टू कैल्शियम, ये कैल्शियम तक ही वैलिड था ना। और बेटा कैल्शियम के बाद तो डी ब्लॉक आ गया था, तो 10 एलिमेंट बढ़ गए थे, तो गैप 8 के प्लेस पे कितना हो गया था, 18। तो देखो फिर कल बाहर तो बी आर तो आ ही नहीं सकता, यानी इसके ऊपर वैलिड नहीं था। बेटा मांगे कार पे वैलिड था, बैंगन आलू गाजर पे वैलिड नहीं था, तो किस पे वैलिड था, केवल बेरिलियम मैग्नीशियम। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसके जो मेन प्रिंसिपल्स है ना वो ध्यान रखें, ये किस प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, कि किस टाइप से हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल हुआ। ऐसे आपसे जैसे अपन ने डॉपेंडियट ट्रायड्स पढ़ा, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स हैं और उनके एटॉमिक जो वेट है वो, ठीक है। तो बेटा इस टाइप से हमने जो ये 4 पॉइंट्स पढ़े हिस्ट्री के अंदर, मतलब पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के अंदर हमने लेवोसियर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया,
हमने प्रॉस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने डॉबेनेट ट्रायड रूल पढ़ लिया एंड न्यूटन्स ऑक्टेव रूल। ऐसे और भी आगे साइंटिस्ट आएंगे, जैसे लॉथर मेयर कर्व आएगा, फिर मेंडलीव जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत बड़ा काम, उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑल एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। मेंडलीव ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है बेटा। तो देखो ये था क्लासिफिकेशन, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। इन सब के आपको केवल प्रिंसिपल पता होने चाहिए और इनके क्या ड्रॉबैक्स थे, इन्हीं ड्रॉबैक्स से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। और ये टॉपिक आपको पता है नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए पीरियोडिक टेबल आना बहुत ही कंपलसरी है। कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये क्या पढ़ा रही है मैम, तो बेटा ये ही हमारा स्टार्टिंग है। अगर ये हमने स्ट्रांग नहीं किया ना, ये सब चीज़ें हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट, यहीं से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, और एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया ना तो फिर आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो बेटा आगे के जितने भी क्लासिफिकेशंस बचे हुए हैं, जिसमें मैं लेके आऊँगी लॉथर मेयर कर्व, टेलुरिक हेलिक्स और मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और सबसे लास्ट में लॉन्ग फॉर्म ऑफ दी पीरियोडिक टेबल। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी, जिसके लिए अब तक आप इस वीडियो को ढंग से लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल। आपके लिए नीट के लिए हमने नई स्टार्टिंग करी है, ठीक है। तो इस वीडियो को ढंग से देखें, और बेटा नेक्स्ट क्लास में हम नए वीडियो के साथ आएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।